गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनकेएप स्कूल में। और स्कूल के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो क्लासेज आपकी चल रही हैं उन क्लासेज में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ प्रमोद शर्मा, वी विल टीच साइंस। हम यहाँ साइंस पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको साइंस का सबसे पहले पाठ्यक्रम बताना चाहूँगा जो सिलेबस हमारे यहाँ पे है 9th क्लास में। सिलेबस देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 2020-21 के सेशन से आरबीएसई में एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया जाएगा। आरबीएसई में एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी 9th क्लास और जो 11th क्लास है इनमें आरबीएसई और सीबीएसई दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। वो चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट है या आपका मैथमेटिक्स है या अदर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी के अंदर 9th और 11th क्लास में सिलेबस सेम। अब इसका मतलब ये नहीं कि 9th क्लास का सिलेबस 11th में। देखिए 11th क्लास आरबीएसई और सीबीएसई का सेम है, इसी तरह से 9th क्लास आरबीएसई और सीबीएसई का सेम है। 9th और 11th कैसे सेम हो सकते हैं? केवल 9th क्लास। तो हमारा जो सिलेबस यहाँ रहने वाला है 2020-21 का, वो एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी यानी सीबीएसई वाला सिलेबस हमारे यहाँ चलने वाला है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में टोटल चैप्टर है 15 चैप्टर्स हैं। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से बहुत कम टाइम हमें मिलने वाला है फेस टू फेस क्लासेज लेने के लिए। नहीं, आप लोग बहुत कम टाइम के लिए शायद स्कूलों में आ पाए, क्योंकि अभी तक फिलहाल रीओपनिंग के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब तक हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको घर बैठे जितने भी डेटा हैं सब्जेक्ट के देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें, जो डेटा है उनको, कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को रिसीव करने की। तो हमारे यहाँ चैप्टर्स हैं 15। टाइम कम होने की वजह से 15 चैप्टर्स में से 30% सिलेबस, यानी 15 का 30% सिलेबस कम कर दिया गया है आप सभी के लिए। तो आप देखें कितना हो गया, ये आपका हो गया 450/100। तो ये आपका हो गया 4.50, यानी 4 चैप्टर्स को हमने यहाँ से हटा दिया है। यानी जब 15 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, लेकिन 4 चैप्टर्स में से आपको मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हम आपको यहाँ बता दूं कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हम रीड सारे चैप्टर्स करेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 1 और 2 से आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसी तरह से हम बात करें चैप्टर नंबर 14 एंड 15 चैप्टर्स में से भी आपको मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यानी इन 4 चैप्टर्स से हमारा जो फाइनल एग्जाम का पेपर होगा वहां क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन इन चैप्टर्स को हम फिर भी रीड करेंगे, ताकि हमारा जो बेस है, आप देखिए 9th क्लास का जो बेस है वो आपके 10th और हायर क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो आप सभी कोशिश करें कि जो हम बुक पढ़ेंगे उस बुक में जितने भी आपके तथ्य आ रहे हैं उन सभी तथ्यों को आप समझ सकें। और हम भी यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको सरल भाषा में उन तथ्यों को समझा सके। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका है मैटर इन और सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब चैप्टर देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर में जो आपको यहाँ लिखा है पदार्थ, ये पदार्थ शब्द ही काफी मायने रखता है। क्योंकि पदार्थ जिसको कि हम कहते हैं मैटर, और मैटर में आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनको अपन ठोस, द्रव, गैस कहते हैं, ये सभी आपके आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो देखिए 10th क्लास में भी आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी, और 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स साइंस लेंगे, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी,
उनको भी काम में आने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे 9th क्लास का जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो 11th क्लास में काफी कुछ रिलेट करता हुआ आता है, इसलिए आप कोशिश करें यहाँ बहुत अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की। किसे हम पदार्थ कहेंगे? आप मेरे हाथ में चौक देख पा रहे हैं, ये चौक भी एक पदार्थ है। आप डस्टर देख पा रहे हैं, डस्टर भी एक पदार्थ है। ये आपने देखा चौक बॉक्स है, चौक बॉक्स भी एक तरह का पदार्थ है। आपके सामने ग्रीन बोर्ड है, ये भी एक पदार्थ है। तो हम अब इनको परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, सपोज दैट कि मैंने एक चौक को मेरे हाथ या हथेली पर रखा, तो जैसे ही चौक को हथेली पर रखा गया, इस चौक के द्वारा कुछ जगह घेरी गई, इस चौक ने कुछ जगह घेरी, साथ ही यहां हल्का सा दबाव भी डाला गया, हल्का सा दाब भी डाला गया, जगह भी घेरी गई। इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जो दबाव डालते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जो दाब डालते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, मैं लिखता हूं आपको यहां परिभाषा, जो स्थान घेरे तथा दाब डालें। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा चौक, मिट्टी, पत्थर, ये सभी आपके जो एग्जाम्पल हैं वो पदार्थ में काउंट किए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पदार्थ की अवस्थाएं इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आप सभी कोशिश करें इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझ सकें। देखिएगा, पदार्थ और पदार्थ की हम बात करें अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं, सबसे पहली अवस्था हमने ली है ठोस। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था फोन कॉल की वजह से। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी यहां पे अवस्था है द्रव और तीसरी यहां पे अवस्था है गैस। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 है गैस। ठोस, द्रव और गैस। देखिए, मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा आपके लिए। ठोस को कुछ अपन इस तरह से बनाएंगे, ये है पदार्थ के अणु। हम बात करें द्रव, द्रव की कुछ इस तरह से हम अवस्था बनाएंगे। और हम बात करें गैस में, देखिए गैस में हम कुछ इस तरह की अवस्था बनाएंगे। गैस में जो पदार्थ के अणु हैं काफी दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। तो आप एक अंतर यहां पे कर सकते हैं। ठोस में जो पदार्थ के अणु हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, जिसकी वजह से जो गैप यहाँ पे है वो गैप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। द्रव में थोड़ा सा गैप यहाँ बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। अंतराकोशिकीय अवकाश यानी कोशिकाओं के बीच में जो गैप है वो द्रव में ठोस से ज्यादा है और गैस में सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गैप होता है। वापस देखिएगा, ठोस में पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास हैं, गैप यहाँ नहीं है, अवकाश नहीं है। द्रव में अणुओं के बीच में गैप है, गैस में अणुओं के बीच में सबसे ज्यादा गैप आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया पहला यहाँ पे इनका पॉइंट कि ठोस द्रव गैस को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, विभेदित करेंगे। तो पहला तो हो गया आपका अवकाश। अवकाश कहां? अणुओं के मध्य अवकाश। अब दूसरी बात करते, देखिएगा ठोस का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है। निश्चित आयतन व
आकृति, क्योंकि जो ठोस हैं उनकी शेप आप चौक को देखिए फिक्स शेप है, आप अपने ग्रीन बोर्ड को देखिए फिक्स शेप है, आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट यानी ऐसी चीज जो लोहे से बनी हुई है आप देखिए उसकी शेप निश्चित है, तो ठीक उसी तरह से उनका आयतन भी निश्चित माना जाएगा। अब बात करें द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो यहां कहेंगे आकृति अनिश्चित, आकृति अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित। आपने पानी को जिस पदार्थ में डाला वो उसका आकार ले लेगा, पानी को आपने जिस पात्र में डाला वो उसका आकार ले लेगा, इसका मतलब आकृति अनिश्चित है, लेकिन आयतन जो है आयतन तो निश्चित होगा। यहाँ पे फिर से सुनिएगा, पानी की आकृति, अरे पानी की आकृति, हम भाई द्रव की बात करें, द्रव का कॉमन एग्जांपल है पानी, हम पानी की आकृति कैसे निश्चित कर सकते हैं? आपने पानी या द्रव को जिस पात्र में डाला, जिस तरह का पात्र, मान लीजिए पात्र है कुछ इस तरह का ग्लास की शेप का, तो पानी ने ग्लास की शेप ले ली। मान लीजिए दूसरी आकृति का पात्र आपका फ्लास्क की आकृति का पात्र है आपका, तो पानी ने फ्लास्क की आकृति ले ली, आप बीकर की आकृति ले ली, ग्लास की आकृति ले ली है, यानी कि आकृति बदलती रही, आयतन निश्चित है। 2 लीटर है पानी, अब उस 2 लीटर पानी को चाहे आप फ्लास्क में डालेंगे तो भी 2 लीटर रहेगा, बीकर बड़ा होना चाहिए उसमें भी 2 लीटर ही रहेगा, यानी आकृति अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। बात करें गैस की, तो देखिए गैस की न तो आकृति होती है और न आयतन होता है, तो हम कह सकते हैं अनिश्चित आकृति एवं आयतन, यानी न तो यहाँ आकृति निश्चित है और न ही यहाँ पे आयतन निश्चित होता है। और इसके एग्जांपल हम बात करेंगे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या और भी हमारी जो गैसें हैं जो कि वायु में उपस्थित हैं, उनका कोई निश्चित न तो आयतन होता है और न ही निश्चित आकृति होती है। तो ये हमने आज पढ़ा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 अवस्थाओं के अलावा 2 और अवस्थाएं होती हैं, एक होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार चैप्टर को, बुक से भी रीडिंग लगाइएगा। अगर आपको दिक्कत कहीं किसी टॉपिक में महसूस हो तो आप मुझे क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।